अच्छा, 1935 एक्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसके फैक्टर्स जो थे वो सिविल डिसोबीडियंस, जो मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, और स्वराज पार्टी, जिस तरह नेशनलिस्ट पार्टी 1926 में। और उसने एक डिमांड रखा कि ये जो 1919 एक्ट था इसका रिवीजन होना चाहिए। और फिर सैमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, लास्ट क्लास में उसमें हमने उस पर बात की थी। इस तरह आपके जो मैकडोनल्ड का, रैमसे मैकडोनल्ड, उसने एक कम्युनल अवार्ड का कॉन्सेप्ट दिया कि जो आपके माइनॉरिटीज़ हैं उसको भी शामिल किया जाए उसमें, इलेक्शंस में। और तो ये कम्युनल अवार्ड का वो था कि आपके जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी शामिल किया जाए, सेपरेट ग्रुप्स लाइक मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, और उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट का उनको हक दिया जाए, राइट दिया जाए, ठीक है। फिर ये सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट था कि हर एक ग्रुप जो है वो अपना एक सेपरेट लीडर जो है, कैंडिडेट जो है वो खड़ा कर सकते हैं फॉर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, एंड द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी विल वोट। This is the concept of separate electorate. I think I will mention it also in your assignment. असाइनमेंट में भी हमने ये लिखा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसमें यही था कि देखिए आपके जो ग्रुप्स हैं वो हर एक जो है they will elect leader separately, in which only the candidate of the community will contest। और क्या होगा कि उस कम्युनिटी के मेंबर्स जो है वो उनको वोट देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें ऑल द डिप्रेस्ड क्लासेस जो है उसको एक राइट मिल गया सेपरेट इलेक्टोरेट का। लेकिन गांधी जो था वो उसके खिलाफ था। उसने कहा कि ये देखें, ये जो हिंदुइज्म है, ये उसकी उसके लिए ये एक इंजेक्शन ऑफ पॉइजन की तरह है, यानी जहर की एक इंजेक्शन है। जो वो कैलकुलेट करता था इसको किस तरह के, वो कहते हैं कि अगर आप ये हर एक को इस तरह हक दे देते हैं तो फिर हिंदुइज्म जो है उसका क्या रह जाते हैं बीच में। फिर तो लोग जो है सारे के सारे हर एक को अपना हक तो मिल जाएगा, तो फिर हिंदुइज्म के पीछे कौन आएगा, और या हिंदू लीडर्स जो हैं उनके पीछे कौन आएगा। तो ये इसने गांधी ने इसको सेपरेट इलेक्टोरेट को रेजिस्ट किया था, ठीक है। तो इसके बाद फिर एक इससे पहले 1935 से पहले ये उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को रेजिस्ट किया। और फिर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, कोई दो तीन कॉन्फ्रेंसेस इससे पहले हमने उस कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ा था कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था 1930 में हुआ था, 13 नवंबर 1930 में। उसमें 16 मेंबर फ्रॉम यूके और 73 मेंबर इंडिया से थे। कायद आजम, शफी और मोहम्मद अली जना जो था, और शफी जो था, ये उस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे। और कांग्रेस वाज नॉट जॉइन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ड्यू टू देयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। जो उनका सिविल नाफरमानी की तहरीक जो चल रही थी, उस वजह से they were not involved and they were not joined this meeting, the first round table conference। इस एक्ट से पहले मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ, एक रिकैप दे रहा हूँ तीन कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, फिर डायरेक्ट मैं इस पे आता हूँ, ठीक। तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था 13 नवंबर 1930 में, और 16 मेंबर फ्रॉम यूके, 73 मेंबर फ्रॉम इंडिया, कायद आजम, शफी और यानी ये दो लीडर्स जो थे ये उसमें शामिल थे। क्योंकि शफी जो था वो अलग से अपना एक लीग था उनका, और वो हर वक्त जो है उनका ओपिनियन अक्सर मुख्तलिफ होता था। और तो शफी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल था, ठीक है। और कांग्रेस वाज नॉट देयर बिकॉज ऑफ देयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से वो इसको
अटेंड नहीं कर सका, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। फिर क्या हुआ कि जो इस फर्स्ट राउंड टेबल में कौन कौन सी बातें जो है वो डिस्कस हुई, इश्यूज डिस्कस हुए, वो ये था कि फेडरल सिस्टम जो है विद प्रोविंसेस इन स्टेट, इसको जो है बहाल किया जाए, एक किस्म का फेडरल सिस्टम की बात की गई। और सेकंड, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम मुंबई। ये एक प्रपोजल पेश किया गया कि सिंध जो है उसको बम्बई जो है उससे अलग किया जाए, सिंध को, ये प्रोविंस जो था। तो ये एक दो तीन मेन इश्यूज जो है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुए। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था उसमें क्या हुआ कि गांधी ने जो एरविन, लॉर्ड एरविन आया था, लॉर्ड एरविन ने गांधी के साथ मिलकर गांधी एरविन पैक्ट जो है वो साइन किया। और उस पैक्ट के थ्रू उसने सिविल डिसोबीडियंस की जो मूवमेंट थी उसको डिमिनिश किया। और जो उनके जितने प्रिजनर थे दे वर रिलीज्ड from the jail, and the civil disobedience movement was diminished, and then the second roundtable conference was started, ठीक। वो जब स्टार्ट हुआ तो उसमें अल्लामा इकबाल ने पार्टिसिपेट किया, गांधी ने भी ज्वाइन किया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। और उसमें जो था, क्या हुआ कि गांधी ने ये असर्ट किया कि कांग्रेस इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, कि कांग्रेस जो है वो एक सोल रिप्रेजेंटेटिव है। उसे फिर अपनी ये बात रखी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि there was no other religious group or political group other than कांग्रेस। तो उसने कहा कि हम जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले सिर्फ कांग्रेस ही है। लेकिन लोगों ने उसको अपोज किया, और कायद आजम ने भी अपोज किया, बाकी जो कम्युनिटीज थे वो उन्होंने भी अपोज किया। उस वजह से कम्युनल अवार्ड सामने आ गया कि जो जितने माइनॉरिटीज थे, कम्युनिटीज थे, उसने अपने आप को जो है डिप्रेस समझा कि ये हमें अपने राइट्स क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने कम्युनल अवार्ड का कॉन्सेप्ट आ गया, और उस अवार्ड के थ्रू मैकडोनल्ड जो था उसने उनको एक कम्युनल अवार्ड दिया, एक हक दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, और उसमें बहुत सारे जो इश्यूज थे वो डिस्कस हुए। और उसके बाद जो है 1935 एक्ट तक हम पहुंच गए कि 1935 एक्ट जो है वो पास हुआ। उस इस एक्ट में क्या था कि ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो फॉर्म किया गया। All provinces were joined to immediately, ये देखें, and signed an instrument accession in favor of the crown। जो क्राउन के फेवर में उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, और उन्होंने ये एक फेडरेशन बनाई, इंडियन फेडरेशन। और इंडियन स्टेट जो था उन्होंने 125 मेंबर टू फेडरल असेंबली उन्होंने सेंड किया, और 105 टू काउंसिल ऑफ स्टेट को। और प्रोविंसेस जो है उन्होंने 250 मेंबर टू फेडरल असेंबली, और 156 मेंबर टू द काउंसिल ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये तो उसकी तादाद थी। और फिर मेंबर ऑफ द स्टेट जो है वो नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स प्रोविंसेस टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ द कमर्शियल लैंड्स। और थ्री लिस्ट इसके नतीजे में आ गए। जो 1935 एक्ट था उसके द रिजल्ट ऑफ दैट थ्री लिस्ट वर फॉर्म, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये उन्होंने कोई तीन लिस्ट बनाए, फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हुआ कि इनको एक वो मिल गया, इस लिस्ट के थ्रू इसको डिवाइड किया, पावर को उन्होंने डिवाइड किया, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि पहले तो 1935 एक्ट में सबसे पहली बात कौन सी हुई, फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन व फॉर्म, ठीक है, पहली बात। यानी उन्होंने प्रोविंसेस और फेडरल सिस्टम एक्ट दिया कि उसमें क्या है कि काउंसिल ऑफ स्टेट होगा और एक प्रोविंसेस होंगे, ठीक है। यानी फेडरल असेंबली होगी और काउंसिल ऑफ स्टेट होगा, और उसमें प्रोविंसेस में शामिल होंगे। तो इसके थ्रू इन्होंने ये किया कि
गवर्नर जनरल जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होगा, और विदाउट गवर्नर जनरल कोई बिल पास नहीं होगा, ठीक है। और फाइनेंस जो है वो दैट विल आल्सो पास विद कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल को उन्होंने हेड ऑफ द स्टेट रखा इस फेडरेशन में, ठीक है। एक बात, एक तो ये होगा कि फेडरेशन बनाएगा, फेडरल सिस्टम बनाया, प्रोविंसेस भी थे, फेडरल असेंबली भी थी, काउंसिल ऑफ द स्टेट भी था, और साथ साथ उन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल को हेड ऑफ द स्टेट बनाया। फिर इसमें क्या हुआ कि एक अपर हाउस उन्होंने रखा। ये जो काउंसिल ऑफ द स्टेट है ना, ये आपका अपर हाउस है, जिस तरह आजकल आपका सेनेट नहीं है, ये सेनेट उस टाइम काउंसिल ऑफ द स्टेट क्या कहलाता था, अपर हाउस। काउंसिल ऑफ द स्टेट जो था, फेडरल असेंबली पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में आजकल फेडरल कॉन्सेप्ट है, यानी फेडरेशन कॉन्सेप्ट है। तो आज आप देखें, आजकल सेनेट है और एक फेडरल असेंबली है, यानी आपकी नेशनल असेंबली जिस तरह हम कहते हैं। तो सेनेट जो है उसको उस टाइम ये काउंसिल ऑफ द स्टेट का कॉन्सेप्ट जो था, ये सेनेट का था, ये सेनेट ही था, ठीक है। और जो आपकी फेडरल असेंबली थी, इसको हम उस टाइम फेडरल, जिस तरह आजकल आप नेशनल असेंबली है ना, तो उस टाइम ये फेडरल असेंबली जो थी, ये नेशनल असेंबली थी एक किस्म की, आप कह सकते हैं कि इसको लोअर हाउस। ये फेडरल असेंबली आपकी, ये इसको आप नोट करें, फिर आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। फेडरल असेंबली जो थी वो लोअर हाउस था उस टाइम, और अपर हाउस जो था काउंसिल ऑफ द स्टेट। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में सेनेट जो है वो अपर हाउस है, और लोअर हाउस जो है वो आपका क्या है, नेशनल असेंबली, ठीक है। आई थिंक हाला मलिक, आपने ये क्वेश्चन मैं से पूछ भी लिया था एग्जाम में, मुझे याद आ रहा है। यस सर, यस सर। जी जी बिल्कुल, तो ये आप इसको नोट करें, ठीक है। ये जो पाकिस्तान में अपर हाउस है वो सेनेट है, और लोअर हाउस जो है वो नेशनल असेंबली है। इधर जो 1935 एक्ट में उन्होंने किया था, तो ये काउंसिल ऑफ द स्टेट जो था, ये आपका अपर हाउस है, और ये फेडरल असेंबली जो था, ये आपका लोअर हाउस है। फेडरल असेंबली में टोटल जो थे 375 मेंबर्स थे उस टाइम, 250 ब्रिटिश के थे, और 125 जो थे इनके थे। और इस तरह अपर हाउस में काउंसिल ऑफ द स्टेट में 156 ब्रिटिश के, 184 कोई ये इंडियन के थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि, एक मिनट, अच्छा, member from the state to be nominated by the rurals provinces to elect the member on the commercial lands, और 3 लिस्ट। फिर हमने लिस्ट की बात की कि क्या हुआ कि इन्होंने 3 लिस्ट बनाए, और ये लिस्ट कौन कौन से थे, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट को हम देखते हैं, फिर दोबारा इस पर आते हैं, ठीक है। मिनट, ये देखें, ये आपका हो गया प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती थी, पब्लिक ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कोर्ट्स हो गए आपके, प्रिजन, पुलिस, और पब्लिक डेट, provincial public services, acquisition of land, election to provincial legislature, speaker, deputy speaker, local self-government, public health, education, road, bridge, border, irrigation, canal, agriculture, forest, fisheries, tax। ये सारी चीज़ें जो है ये आपके प्रोविंशियल लिस्ट में थे। और ये आपके कंकरेंट लिस्ट होता है जो दोनों के साथ होते हैं, यानी फेडरल के साथ भी होता है और प्रोविंशियल के साथ भी होता है। अगर फेडरल ने पहले उसको किया, तो फिर प्रोविंस को हक नहीं है कि वो उसको भी दोबारा कोई डिसीजन ले, या उस तरह से कुछ कोई उस पर काम करे। वो फेडरल को फिर तरजीह दिया जाएगा, लेकिन दोनों कर सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट ये होता है, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन, सिविल प्रोसीजर, मैरिज, डाइवर्स, बैंक्रप्सी, और लीगल, मेडिकल, अदर प्रोफेशन, एज फैक्ट्रीज, लेबर वेलफेयर, क्रिमिनल क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट, इंश्योरेंस, ओल्ड एज पेंशन कार्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है, लेबर डिस्प्यूट, इलेक्ट्रिसिटी यूनियन, ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक मिनट, फेडरल लिस्ट का आ गया।
अच्छा खैर ये आ जाएगा जो। अच्छा इसके साथ हम देखते हैं कि डायरकी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। डायरकी क्या था कि कुछ इख्तियार जो है अथॉरिटी वो ब्रिटिश के पास और कुछ सेंटर के पास। तो ये इन्होंने पहले ये सेंटर में भी था, प्रोविंसेस में भी था। अभी इन्होंने ये सिर्फ सेंटर में ये अथॉरिटी जो है ब्रिटिश को दे दिया। तो उसके बाद बाकी जो इंडियन कौंसल था उसको अबॉलिश किया गया। और जो उनके बहुत सारे अथॉरिटीज थे ब्रिटिश के उसको ख़त्म किया गया। लेकिन फिर भी डायरकी जो है इसको इन्होंने कायम रखा। डायरकी में बहुत गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश का भी और इंडियन का भी। तो ये इन्होंने सेंटर पे कायम रखा। गवर्नर जनरल जो है उनको they were given certain federal subject to govern with assistance of three councillors. Other would be governed with the help of the councils of ministers. तो वो कोई उसको फेडरल सब्जेक्ट में सर्टेन फेडरल सब्जेक्ट उनको दिए गए गवर्नर जनरल को। थ्री काउंसलर्स उसको दिए गए कि वो उसको असिस्ट करे। बाकी जो है विद द हेल्प ऑफ काउंसिल मिनिस्टर वो गवर्न करे। और कुछ अथॉरिटीज जो है वो ब्रिटिश को दिए गए। तो ये डायरकी का एक कॉन्सेप्ट था। तो ये 1935 में इसको यानी सिर्फ सेंटर पे कायम रखा, सेंट्रल लेवल पे। बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर जो था ये एक यानी बाई कैमरल जिस तरह अभी हमने बात की कि सेनेट और नेशनल असेंबली का, इस तरह में काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली का एक कॉन्सेप्ट यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर रखा। फेडरल असेंबली जो आपका था वो 5 ईयर्स के लिए और इलेक्टेड इनडायरेक्टली। और काउंसिल ऑफ द स्टेट आपकी परमानेंट बॉडी और 1/3 रिटायर एवरी 3 ईयर इलेक्टेड डायरेक्टली। यानी ये देखे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जिस तरह हमारे यहाँ सेनेट और नेशनल असेंबली का होता है। नेशनल असेंबली यहाँ 5 साल का होता है, इधर भी फेडरल असेंबली 5 साल की थी। और उसकी इलेक्शन इनडायरेक्टली यानी अवाम उसको इलेक्ट करते थे। और काउंसिल ऑफ द स्टेट ये एक परमानेंट बॉडी थी और वो उसमें 1/3 मेंबर जो है एवरी 3 ईयर वो रिटायर होते थे। और उनकी इलेक्शंस जो है वो डायरेक्टली यानी आपके एमपी एज एमएनएस जो है वो डायरेक्टली उसको इलेक्ट करते हैं। ठीक है। Indian legislature to have put like any law on sovereign royal family armed forces governor general को call joint session of the federal legislature। अच्छा ये वो नहीं कर सकते थे। इसको कोई लॉ नहीं बना सकते थे रॉयल फैमिली के हवाले से या आर्म फोर्सेस या सॉवरेनिटी पे। वो जॉइंट सेशन में करेंगे। ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है फेडरल कोर्ट जो था वो एक जुरिस्डिक्शन और स्टेट एंड प्रोविंसेस उन्होंने एक फेडरल कोर्ट का कॉन्सेप्ट दिया। उसमें क्या था कि कोई 6 जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस, वन चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 6 जजेस। और इस तरह उन्होंने कोई 5 जज के लिए क्या कि 10 ईयर उनका एक वो एक्सपीरियंस हो और हाई कोर्ट का वो 5 ईयर एक्सपीरियंस उसने अचीव किया हो तभी उसको चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं फेडरल कोर्ट में। इस तरह इंडियन काउंसिल ऑफ द जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये इंडियन काउंसिल को एबॉलिश किया। इससे पहले ये था और उनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी थी। तो यानी तो जो आपके सेक्रेटरीज आते थे ब्रिटिश से वो उनके पास बहुत सारे अथॉरिटीज थे तो उसको एबॉलिश किया गया। प्रोविजन ऑफ द इलेक्टोरल सेफगार्ड ये एक उनको सेफगार्ड दिया गया इलेक्टोरल कॉलेज का या इलेक्शंस का। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड द अथॉरिटी टू अमेंड द 35। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास ये अथॉरिटी रखी कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अमेंडमेंट हम इस 35 एक्ट में कर सकते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वो obviously provincial autonomy was given to the and this federal concept provincial autonomy were given। And then governor general was head of the constitution of India। और मैंने ये पहले भी कहा कि गवर्नर जनरल को हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रखा और बहुत सारे डिसीजंस लेते थे। अच्छा इसके बाद गवर्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। और provincial governor were given more power and became the head of the respective government। They didn't have the autonomy। और क्या था कि no provincial legislature of the uniform greater size of the provincial assembly varied from the state to state।
और इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली वर प्रोवाइडिंग 6 प्रोविंसेस परमानेंट बॉडी टेनेवर, उसको इसका जो टेनेवर था वो 9 ईयर्स रखा, और 1/3 जो है एवरी 3 ईयर वो रिटायर्ड होते थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ प्रोविंशियल एंड कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। ये तो हमने प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, क्योंकि टाइम भी कोई 2 मिनट रहते, 2-3 मिनट। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट उसमें क्लास में इंशाल्लाह हम डायरेक्ट उस पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट आपकी पाकिस्तान में सिंस 1947 हुई थी, यानी 1965 एक्ट का, या उससे पहले जो कमेटीज़ बने थे, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज़, और उसके बाद 1962 का और 1973 का, और इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जितने भी होते हैं उसको इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन, अगर आपको समझ आए, प्लीज़ रेज योर हैंड इफ़ यू अंडरस्टैंड, जल्दी। जी 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 जी, शाबाश। अच्छा, ये बाकी आसमा और हाला और साद आपको समझ नहीं है? जी सर। मैंने कहा अगर आपको समझ आए तो आप प्लीज़ रेज योर हैंड। हाला। ओके, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें फिर मिलता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़ वरहमतुल्लाह। सर।